हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर लेते हैं। 10वीं क्लास की वास्तविक संख्या हमने स्टार्ट कर रखी है। 12 नंबर तक हमने विविध के क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ से हमारा q क्या दिया गया है, कोई पूर्णांक दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कहा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने पीछे जो विभाजन परिमिका है उसमें ये बात कर ली थी कि a बराबर हमारा bq प्लस r होता है। ये हमने चर्चा की थी। r हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, और b तक, ये b से छोटा होगा। b से बड़ा नहीं जाएगा, ना बराबर होगा, सिर्फ छोटा होगा। तो यहाँ से मैं b का मान 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ से a बराबर, जो कि धनात्मक पूर्णांक हमने लिया है, वो a आ गया हमारा, b का मान 4, q प्लस r। तो अब हमारा यहाँ से r क्या क्या वैल्यू यहाँ से ले लेगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर, 0 से बड़ी b तक। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 और 3। 4 तो हमारा b है ही, तो 4 नहीं लेंगे यहाँ तक। अब देखो हमारा a, अगर मैं 0 लेता हूँ, 0 लूँगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4q। यदि मैं r बराबर 1 रखता हूँ तो a बराबर आ जाएगा हमारा 4q प्लस 1 यहाँ से, और फिर r का मान 2, तो a बराबर 4q प्लस 2। इसी प्रकार से r बराबर 3 रखने पर a बराबर 4q प्लस 3। तो यहाँ से देखो हमसे कहा गया था विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम लेना है तो ये जो सम वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं आएगी, क्योंकि सम लेना है, विषम लेना है तो सम वाला कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हमारी विषम रह जाएगी। तो यही तो कहा गया था कि a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो हमारा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो ठीक है, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये हम वैसे कर चुके हैं पीछे वाली प्रश्नावली में। बस विविध में क्या है, पीछे की जितनी प्रश्नावली है उसका क्या है, निचोड़ है। तो आगे चलते हैं। 14 नंबर में सिद्ध करना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 2 से विभाजित होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक हमें पूर्णांक लेने हैं और वो उनका गुणा कह रहा है कि 2 से विभाजित होता है। तो मान लो कोई, ये फर्स्ट हमने कोई पूर्णांक माना, क्रमागत का है तो आगे वाला n+1, ये 2 है। अब हमसे ये कहा है कि इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का ये गुणा हो गया। ये कह रहा है कि ये 2 से विभाजित होना चाहिए। ये कहा है कि इन दोनों का गुणा है और 2 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो पहली बात, तो अगर मैं स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से, ये कुछ संख्या चलती है तो इस प्रकार चलती है, सम विषम सम, संख्या इस प्रकार चलेगी। तो अगर क्रमागत 2 संख्याएं लेनी है हमें, तो या तो ये आ जाएगी या फिर ऐसे आएगा, नहीं तो फिर विषम दोबारा लेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक संख्या सम आएगी, कन्फर्म है। तो सम संख्या आएगी तो 2 से विभाजित गुणा होगा ही होगा। इस प्रश्नावली जैसा कि पीछे कहा है उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो हमसे धन पूर्णांक का है, धन पूर्णांक। तो हम जानते हैं कि कोई हमारा जो धन पूर्णांक है वो इस फॉर्म में होता है, 2q या फिर 2q प्लस 1 इस फॉर्म में बनेगा। 2q प्लस 1 फॉर्म में अगर बनेगा तो हमारा दो क्रमागत संख्याओं का गुणा कितना है, n+1, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n² प्लस n, ये लिख सकता हूँ, इसको गुणा करके लिखा है। अगर 2q प्लस या फिर 2q प्लस 1 के रूप में होगा तो यहाँ से n का मान, पहले मैं 2q रख लेता हूँ, 2q लिखेंगे तो यहाँ से 2q का स्क्वायर प्लस n का आ गया तो 2q, ये हमारा 4q² प्लस 2q। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ आर, या यहाँ तक रख सकते हो आप। अब देखो यहाँ से इसके आर के गुणा में क्या आ रहा है, 2 गुणा में आ रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो अगर 2q के रूप में होगी तो 2 का भाग जा रहा है, यानी एक बात तो सिद्ध हो गई कि 2 का भाग जा रहा है। अब इसमें और देख लेते हैं अगर ये मान रखने पर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब मैं रखता हूँ n का भाग 2q प्लस 1, तो यहाँ से 2q प्लस 1 का स्क्वायर करना है, प्लस में n है, n हमारा 2q प्लस 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर उसी रूप में हल करेंगे। 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ से 2q प्लस 1 है, तो हमारा 4q का स्क्वायर हो गया, 4 और 2 6, q 1 और 1 2, यहाँ से 2 कॉमन, 2q स्क्वायर 3q प्लस 1। इस वाले को r मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, s मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसके गुणा में भी 2 है, ये वेक्टर 2 है तो 2 से विभाजित होगा। अब देखो 2 क्रमागत संख्याओं का गुणांक, ये सॉरी गुणा कितना था, n स्क्वायर प्लस n। हम जानते हैं कि उस संख्या को 2q या फिर 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने वो रखा और हमारा ये मान है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के गुणा में 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 से विभाजित होता है, ये बात कह सकते हैं, मतलब n स्क्वायर प्लस n 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमसे कहा गया है 15 नंबर में, 15 नंबर में 2 संख्याएं दी गई है और हमसे ये कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल कुछ रहता है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देना है, इसमें आता है हमारा एचसीएफ में, यही तो बात की थी एचसीएफ में कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी निकालनी होती है जिसमें दोनों संख्या में संख्या का क्या चला जाए, भाग कंप्लीटली चला जाए। लेकिन इसमें कहा गया है, 2 संख्या में लिख देता हूँ, 2053 है, 2053 है, तो दूसरी संख्या है 967 है, और शेषफल यहाँ से तो 5 और यहाँ से कहा गया है 7, ये शेषफल है। ठीक है, अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, इस संख्या में भाग दूंगा तो मतलब ये कोई संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये n कोई संख्या है हमारी, अगर मैं इस संख्या में n का भाग लगाता हूँ तो आना चाहिए 5, इसी n का भाग इसमें लगाऊंगा तो आना चाहिए शेषफल हमारा 7, तो ये n हमें ज्ञात करना है। तो देखो अगर मैं एक ही दोनों संख्याओं में इन दोनों संख्या का भाग लगाना है और शेषफल ये रहने चाहिए, तो एचसीएफ हमारा क्या कहता है कि ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं में पूरी क्या करेगी, इन दोनों संख्या को विभाजित करेगी, बड़ी से बड़ी संख्या, यही कहा गया है बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैं इन जो शेषफल है इसको पहले से ही माइनस कर देता हूँ, तो 2053 माइनस 5 कर देता हूँ, यहाँ से हमारा 2048 और 967 माइनस कर देता हूँ 7, तो 960। अब ये जो संख्याएं हैं तो मैं एचसीएफ इन दोनों का निकाल लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूंगा तो एक ऐसी संख्या बन जाएगी जो इन दोनों को, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बन जाएगी जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। और फिर अगर मैं इसकी बात करूंगा 53 और 67 में, तो हमारा 5 शेषफल यहाँ रह जाएगा और 7 शेषफल यहाँ रह जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। विधि द्वारा निकाल लोगे, ये वाले सिस्टम करना है इस प्रकार से और इसी प्रकार से, तो ये वाला सिस्टम आप निकाल सकते हो, बताया हुआ मेरा। यहाँ से कॉमन फैक्टर लोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, 15 के बाद 16 नंबर में कुछ संख्याएं दी गई है, सीधी ना देकर गुणा के रूप में, मतलब कुछ इस प्रकार से फॉर्म दी गई है और हमसे कहा गया है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक तो संख्या ये है। दूसरी संख्या दी गई हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5,
अब ये दो संख्याएं दी गई है और हमसे ये कहा गया है कि ये संख्याएं क्या है, भाज्य है, पर क्यों है, ये पूछा गया। भाज्य है पर क्यों है, तो देखो यहां से सबसे पहले हमने बात की थी, देखो कि भाज्य संख्या को हम कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमारा 10 था तो हमने 2 गुणा 5 इस प्रकार लिखा, तो ये भाज्य संख्या थी और इसे हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया था। तो ये हमारी भाज्य संख्या कंफर्म कब होती है कि इसे यदि हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो हमारी ये संख्या बन जाती है भाज्य संख्या। इसी प्रकार से यदि इस फॉर्म को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यह व्यक्त होती है या नहीं। तो देखो यहाँ से मैं पहले 13 कॉमन ले देता हूँ, 13 कॉमन लिया, यहाँ से 7 गुणा 11 रह जाएगा, 13 तो बाहर आ गया, प्लस का प्लस 13 को 1, तो यहाँ से 13 अंतर प्लस 1, तो यहाँ से 13 गुणा 78। अब देखो 13 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 78 नहीं है, तो 78 को और कर देते हैं, 78 को निकाल लेते हैं, यहाँ से 78 के टुकड़े कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 78 है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। 3 का चला जाएगा, 3 3 13। अब देखो मैं यहाँ से 13 है, 78 को लिख रहा हूँ 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखो 2 गुणा 13 गुणा, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 13 का स्क्वायर बन सकता है। अब देखो ये संख्या थी 2 3 और 13, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है हमारी, भाज्य संख्या ये बन गई हमारी। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ से 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, यहाँ से 5 कॉमन तो इसका प्लस 5 से बाहर आ गया 1, तो यहाँ से 5 इसका गुणा कर लेते हैं, ये हमारा 1008 प्लस 1 5 गुणा 1009, ठीक है। तो देखो अब 5 गुणा 1009, तो ये वैल्यू हमारी अभाज्य संख्या और ये भी वैल्यू हमारे 5 के अभाज्य संख्या, तो हमने एक संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया है। तो इसका मतलब हमारी जो ये संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो यही तो हमसे कहा गया था कि ये दोनों संख्या है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो हमारी क्यों है कि इन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये दोनों संख्या क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। तो आगे चलते हैं, दो संख्या दी गई है का, देखो दो संख्या है, दोनों संख्याओं के मान दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है और एलसीएफ ज्ञात करना। तो देखो हमने पीछे क्वेश्चनों में भी ये चर्चा की है कि ये फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या और हमारा एलसीएम गुणा एलसीएम, ये बात की है। 4-5 सवाल आ चुके हैं अब तक इसके। तो इसी प्रकार से ये करना है हमें। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखो 306 पहली संख्या, दूसरी संख्या हमें 657, ये दो संख्या दी गई है और एचसीएम हमारा 9 है, एचसीएम 9 दिया गया है। ये दो संख्या है, एचसीएम दिया गया है, हमसे कहा गया है कि एलसीएम ज्ञात करो। सीधी सी बात है, इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो 306 गुणा में 657 बराबर हमारा एलसीएम हमें ज्ञात करना है, गुणा आराम से निकल जाएगा। हमें निकालना है एलसीएम, तो हमारा 306 गुणा 657
ये हल करोगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मल सी बात है, निकालोगे। अब चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर में सीधा ना देखते हुए हमसे कुछ भाषा के फॉर्म में प्रश्न बनाए गए हैं। सबसे पहले उस भाषा को समझेंगे। हमसे कहा गया एक आयताकार बरामदा है। आयताकार बरामदे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। ये कोई आयताकार हमारा बरामदा है, इसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और इसी के साथ हमें चौड़ाई दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया कि इसमें समान विमाओं वाली एक वर्गाकार टाइल लगानी है। अब हमें निकालनी है टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या तो लंबाई दे गई, चौड़ाई दे गई, ये बरामदा है हमारा। टाइलों की संख्या निकालनी है और इसमें देखो सबसे पहले कहा गया है टाइल क्या है, एक मतलब वर्गाकार आकार में है। तो वर्गाकार आकार में है तो समान एक जैसी टाइलें इसमें लग जाएगी। जैसे यहाँ इस प्रकार से ये हमारी टाइलें हैं वो लगे इस प्रकार से लगेगी। तो देखो न्यूनतम संख्या निकालनी है टाइलों की, इसने कहा है न्यूनतम संख्या। तो अगर मैं इस लंबाई की बात, ये एक छोटा सा यहाँ लंबाई ले लेता हूँ, तो इसको देखो बराबर हिस्सों में काटना होगा मुझे। सभी हिस्से क्या होने चाहिए, ऐसी संख्या में काटने होंगे कि बराबर कटे, तभी तो टाइलों की ये जो विमा है वो एक जैसी आएगी। इसी विमा में इस प्रकार चलेगा। एक विमा की बात करूँ तो इस प्रकार से चलेगा, इसी प्रकार से ये वाला पार्ट चलेगा हमारा ए। तो देखो एक जैसी संख्या है, इसी चौड़ाई को भी ये ए काट रहा है, लंबाई को भी ए काट रहा है। तो हमारा हम जानते हैं एचसीएफ के बारे में हमने पढ़ा है। एचसीएफ क्या कहता है हमारा कि मान लो ये दो संख्या है तो इन दोनों संख्याओं में इस वाली संख्या का कंप्लीटली भाग जाता है। मतलब दोनों संख्या ये संख्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो इसी प्रकार से ये कहा गया, देखो ए इसको भी ये काटते हैं समान लंबाई में और इसे भी एक समान लंबाई में काट रहा है। मतलब यहाँ से जो टाइल रखी जाएगी वो एक सी चलती जाएगी आगे के आगे। और हमें संख्या निकालनी है न्यूनतम। एचसीएफ क्या कहता है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं में पूरी दोनों संख्याओं को क्या करते, विभाजित करते। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे की संख्या, एरिया बरामदे का, ये बरामदे का एरिया लिया और फिर क्या करेंगे इस वाले छोटे छोटे पार्ट जितने भी हैं, देखो ये संख्या निकालनी है तो इतने का मैं यदि इस पूरे एरिया में इस एरिया का मैं भाग लगाऊंगा तो ये जो टुकड़े हैं मतलब टाइलें हैं वो हमें पता चल जाएगी कितनी टाइलें लगी गई है। सिंपल सी बात है। तो इस छोटे वाले एरिया का भाग लगाना होगा, यही बात है। अब देखो ये दो संख्या हम ये ले लेते हैं। हमने ये मीटर को सेंटीमीटर में बदला है 1872 और हमारा 1320। एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ आएगा मतलब हमारी एक विमा आ जाएगी, विमा आएगी वहाँ से एरिया फिर से बड़े वाले जो बरामदे के एरिया में से टाइल का एरिया निकल जाएगा। भाग लगा देंगे तो हमारा टाइल की संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए विधि निकाल रहा हूँ मैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि 2-3 जो आपके हैं वो भाग विधि वाला भी है, उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल वो वाला कैसा है कि a बराबर BQ प्लस R, इस वाले सिस्टम से भी आप कर सकते हो। कैसे कि बड़ी संख्या है S प्रकार और यहाँ से बाहर 1320, इसमें एक का भाग, इस वाले सिस्टम से भी आप कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड वाला है उससे भी कर सकते हो, जिस आपका मन हो उस प्रकार से आप कर सकते हो। अब देखो 2 यहाँ से 9 3 6 यहाँ से 2 4 6 6 2 3 ये 8 आएगा, सॉरी
यहाँ से 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4, फिर 2, 1, 1 और 7, 3, यहाँ से 3, 9, 3, 1, 3, 13, यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं किसका निकाल रहा हूँ, 1320 का। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो अविभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, फिर कॉमन फैक्टर एचसीएफ के रूप में आ जाएगा 2, यहाँ से 3, 6, 0। इसी प्रकार आगे चलें, 330, 1, 6, हमारा 5, यहाँ से 15, 5 से 15 निकाल सकते हैं। 65 है, सॉरी 3 का ले रहा हूँ ना, 5, 15, हाँ ठीक है, 55 ठीक है। यहाँ से फिर 5 का 11, 11 हमने किया। अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने इसे सोल्व कर लिया। अब देखो हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 है। तो देखो 3 ये लिया, 5 यहाँ 5 नहीं है, 11, 11 नहीं है। मतलब कॉमन क्या क्या आ गए, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेते हैं 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 4, 8, 8 के 24। ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया मतलब एक बीमा आ गई, मतलब ये वाला आ गया, इतना पार्ट ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। एक बीमा आ गई हमारी। हमें क्या निकालना होगा, टाइल का एरिया। टाइल का एरिया, टाइल का एरिया, तो टाइल का एरिया क्या आ जाएगा हमारा, 24 गुणा 24। वर्गाकार है तो वर्गाकार का क्या रहता है, भुजा गुणा भुजा, 24 गुणा 24। हमें अब टाइल की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बरामदे का एरिया, बरामदे का एरिया क्या होगा, 1872 गुणा 1320 आ गया। अब देखो टाइल का, एक टाइल का एरिया जो कि हमने यहाँ से निकाला है 24 गुणा 24, ये हमारा आ गया एक टाइल का एरिया। और यहाँ हमारा आ गया पूरी टाइलों का, मतलब पूरे बरामदे का एरिया। यहाँ से हमारा टाइल का संख्या है। अब देखो एक बात इसने और कही थी कि ये यहाँ तक तो निकल गई, टाइलों की संख्या तो आ गई। अब हमसे ये कहा गया न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कहता है एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यहाँ से देखो कि 2 संख्या है, a बटा b है। इसको अगर मैं जितना बढ़ाऊँगा तो ये मान उतना छोटा होगा। देखो 100 लिया मैंने, सबसे पहले मैंने भाग दिया 1 का, 100 आएगा उत्तर। इसमें मैंने भाग दिया 2 का तो 50 आया। इसी में मैंने 10 का भाग दिया तो उत्तर आया 10, 50 फिर आ गया 10। अब देखो इसमें मैंने लगाया 50 का भाग, उत्तर आया 2। जैसे जैसे हर को मैं बड़ा करता जा रहा हूँ, उत्तर हमारा जो इसका मान है वो छोटा होता जा रहा है। हर को बड़ा जितना भी करोगे, जैसे हर को जैसे ही हम बड़ा कर रहे हैं, हमारा जो उत्तर है, मान है, वैल्यू है, वो हमारी छोटी होती जा रही है। तो एचसीएफ हमारा सबसे बड़ा मान है, इससे बड़ा हमारा कोई मान नहीं हो सकता। मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती इससे बड़ी जो वर्गाकार टाइल के रूप में इस प्रकार सिस्टम बिठा दे, तो नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा हर का मान आ गया हमारा, एचसीएफ दे रहा है, तो मान वैल्यू हमारी सबसे छोटी ही आएगी। तो टाइलों की संख्या क्या आएगी, सबसे न्यूनतम आएगी, और हमारी टाइलों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कुछ इस प्रकार से है कि 5√2 इस प्रकार से दी गई है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। √2 को हमने सबसे पहले इसको क्या मानोगे आप, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस बात को हमने लेके चलेंगे, ये हमारा माना गया है। अगर हमारा कथन गलत हो जाता है तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। परिमेय संख्या है तो इसको में p बटा q के रूप में लिख सकते हो। p बटा q के रूप में लिखोगे, √2 को यहाँ रहने दो, 5 को p 5q। अब देखो p q और 2 ये सहभाज्य संख्या होती है, 5 आ गए, और ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्णांक है तो
भाज्य संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, और ये हमारी √2 हम परिमेय में सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के बराबर हम नहीं लिख सकते। हमारा जो कथन है माना गया वो गलत हो गया। तो कथन गलत होते ही ये बात असत्य हो गई। तो ये बात अगर ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से आगे दिए गए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन लगा लिए, तो ये आप स्वयं लगा लेना। और लास्ट वाले क्वेश्चन है उसमें क्या गया देख लेते हैं। इसमें ये कहा कि हर के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो ये कहा गया 34.1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये संख्या दी गई है। इसके हर के बारे में हमसे कहा गया। तो देखो सबसे पहले तो ये बात बताओ, देखो पॉइंट के बाद 5 तक है, इसके बाद आगे ये संख्या नहीं चल रही। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारी एक ये दशमलव प्रसार क्या है, 7। तो सबसे पहले तो जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, 7। ये बात कंफर्म है। अगर ये दशमलव प्रसार शांत है, सबसे पहले ये देखो शांत होता है तो क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है। हमारा q 0 नहीं होता तो p व q से अभाज्य संख्या होती है। ये चर्चा की है हमने पीछे। तो हमारा 34 पॉइंट, अब मैं यहाँ से देखो ये संख्या है, पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो 34 1 2 3 4 5 पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है 1 2 3 4 5, तो नीचे कितने आ जाएंगे 0 5 लगा सकते हैं। तो 34 1 2 3 4 5 10 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब 2 गुणा 5 पावर 5, यहाँ से 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो हमारा ये फॉर्म किस रूप में आ गया, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m, इसी फॉर्म में है तो शांत है वैसे भी। तो इस प्रकार से ये एक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, हर हमारा इस फॉर्म में बन रहा है, जो कि दशमलव प्रसार को शांत बनाने में सीधे हमारा बात करता है कि अगर इस फॉर्म में हल होता है तो हमारी संख्या हो जाती है शांत होती है। इस प्रकार से ये बताना है आपको। इसी प्रकार से सेकंड है, उसमें लगा हुआ है बार, देखो 43 पॉइंट, ये सेकंड वाले पार्ट में 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो यहाँ लगा हुआ है बार। देखो बार लगा हुआ है सबसे पहले, तो ये जो इतनी टर्म है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, दशमलव प्रसार हमारा शांत न होकर क्या है, अशांत है। तो यहाँ से जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, कंफर्म सी बात है। और अगर अशांत होता है तो हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा यहाँ से कंफर्म नहीं होगा कि कौन सा हमारा आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा बात क्या होगी कि हमारा p बटे q के रूप में नहीं आ सकता। इस प्रकार से इसे करना, तो सबसे पहले हमें सिर्फ यहाँ से देखना होता है ये हमारा शांत है अशांत है। अब हमसे हर की बात की गई है, तो यहाँ से अशांत होने के कारण p बटे q के रूप में हम इसे लिख ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली है पूरी होती है। लास्ट प्रश्न था, इसमें कुछ प्रश्न मैंने बीच में छोड़े हैं, वैसे बताए हैं जरूर है, छोड़े कोई सा ही नहीं है। तो आप स्वयं लगाएं, अगर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है आपको तो वो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।